आप देखेंगे सूबे की हर हलचल। यूपी उत्तराखंड की सियासत में चल क्या रहा है ये भी आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ आपको हर अपडेट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फौरन गंगा सवेरा की। और जी हाँ, बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। लखीमपुर खीरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को रौंदा और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। और भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम ये कार है। गाड़ी और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सदर कोतवाली के रामापुर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर यह कार है जिससे घटना घटी है। गाड़ी और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सदर कोतवाली के रामापुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवीन, क्योंकि भाजपा विधायक भाजपा नेता की पत्नी की ये गाड़ी बताई जा रही है, इसको लेकर क्या अभी तक अपडेट है? अभी तक बता दें, ये देर रात हादसा हुआ जिसमें कीरतपुर गांव के रहने वाले रवि और एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उनके रास्ते में ये दुर्घटना हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो जाती है। सदर विधायक जो योगेश वर्मा भाजपा के हैं, इनकी गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि सदर विधायक उस गाड़ी में बैठे थे कि नहीं बैठे थे। फिलहाल प्राथमिक सूचना मिल रही है कि सदर विधायक उस गाड़ी में सवार नहीं थे, लेकिन परिजनों का जो मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे हैं। काफी दूर होकर बुरा हाल है। गाड़ी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि प्रारंभिक जांच का विषय चल रहा है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ था। क्या पिछला कुछ आपसी विवाद तो नहीं था या किस प्रकार से क्या था। फिलहाल ये प्रारंभिक जांच होगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर भी नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिनकी मौत हुई है नवीन, उनके बारे में क्या जानकारी है? ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? ये सदर कोतवाली इलाके के कीरतपुर गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे रवि और सुमित। ये दोनों जो है एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तब तक ये आगे एक बहराइच मार्ग पर हादसा हो गया है जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपर पुलिस अधीक्षक जो है अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ये जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि उस गाड़ी में विधायक मौजूद नहीं थे। ये अच्छा, जो मृतक है नवीन, उनके परिजन क्या भाजपा विधायक के बारे में कुछ जानते हैं? वो कुछ बता रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं? कोई आपसी इनका विवाद था, कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, ऐसी जांच में ऐसी कोई बात नहीं आ पा रही है। सीधे दुर्घटना का मामला है जो कि ये आमने सामने सीधे टक्कर हो जाती है। इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं अभी आ रही है। हालांकि जांच की बातें चल रही हैं। जांच के बाद ही उपरांत इस प्रकार से क्या होगा, क्यों मौके पर मौत हो जाती है तो परिजन केवल परेशान और हताश हैं कि किस तरीके से जो उनके परिजन हैं उनके घर का चिराग बुझ गया, इसकी कुछ भी बता पाने से अभी असमर्थ हो रहे थे। अच्छा नवीन, क्योंकि ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या अब तक पूछताछ में कोई बात सामने आ रही है? लापरवाही किस ओर से हुई, किस तरीके से ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ड्राइवर से पूछताछ भी हुई होगी, लेकिन हम लोगों का भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब आज सुबह हुआ है होने के पश्चात ही फोन से अपर पुलिस अधीक्षक से बात की है तो उन्होंने बताया है कि अब नवीन, क्या भाजपा विधायक से आपकी कोई बात हो पाई है अब तक? क्या आपने कोशिश की उनसे बात करने के लिए? इस हादसे को लेकर क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, योगेश वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है। हो सकता है सुबह की वजह से फोन नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर से प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से ये हादसा हुआ और आप उस समय कहाँ थे। चलिए नवीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर ये कार है जिससे हादसा हुआ है, जिससे घटना घटी है। गाड़ी और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सदर कोतवाली के रामापुर के पास ये पूरा हादसा हुआ। परिजन रो रो कर जिनका बुरा हाल है, तस्वीरें देखिए कि
क्योंकि उनके घर का इकलौता चिराग जो कि अब बुझ चुका है और स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसा कितना भयंकर रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मृतक रवि और सुमित कीरतपुर गांव के रहने वाले हैं और दोनों युवक शादी समारोह में जा रहे थे और उसी वक्त वो हादसे का शिकार हो गए। जिस गाड़ी से टक्कर हुई है वो भाजपा विधायक की पत्नी के नाम पर है। और बड़ी खबर इस वक्त की अमेठी से भी आ रही है, यहां से भी हादसे की खबर है। अमेठी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बुलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई और बुलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है और गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गौरीगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। एसपी और एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये घटना घटी, अब उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। देखिए, सोमवार का दिन हादसों के नाम रहा। देखिए, सुबह सुबह बिल्कुल आपको खबर हम बता रहे हैं, ये बड़ी घटना घटी है अमेठी में। बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई है। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बुलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बुलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। कैसे ये हादसा हुआ, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गौरीगंज थाना का ये पूरा मामला है। अब देखिए, शादी का खुशनुमा माहौल था और किस तरीके से मातम में पूरा ये माहौल तब्दील हो गया है, ये तस्वीरें भी बता रही हैं। और 6 लोगों की जान चली गई है, सभी बाराती बताए जा रहे हैं, बुलेरो सवार ये थे और 6 लोगों की मौके पर ही मौत। गंभीर रूप से घायल जो 4 लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। अचानक से यह हादसा, जिसके बाद से पूरे परिवार में कोहराम है। गौरीगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, सुबह सुबह का वक्त, और अचानक से यह हादसा। उधर कानपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। घाटमपुर कोतवाली इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी वैन तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया। यहां ड्राइवर और 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया है। 8 लोगों को इलाज के लिए हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। घाटमपुर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। कानपुर से भी यह हादसे की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की जान यहां पर भी गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में भी रफ्तार का कहर किस तरीके से देखने को मिला और किस तरीके से यहां पर बारातियों से भरी वैन तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, आप देखिए। उसके बाद जबरदस्त हादसा, 3 लोगों की मौत। बिल्कुल। और दीपा, देखिए, आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज की शुरुआत, सोमवार की शुरुआत हादसे की खबर के साथ। सड़क सुरक्षा के जरिए कोशिश होती है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, वो अपनी सुरक्षा करें, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली जाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत आज से होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हादसों पर लगाम नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज से यूपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होगी और प्रदेश में आज से 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और आज परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनने या सीट बेल्ट लगाने जैसे नियमों की जानकारी दी जाएगी। आज के कार्यक्रम में परिवहन उपायुक्त पीएस सत्यार्थी समेत कई अधिकारी भी मौजूद होंगे। तो लखनऊ के 1090 चौराहे से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दयाशंकर सिंह जो कि बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह होगा। और इसी पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी जुड़े हुए लखनऊ से। शैलेश, देखिए, एक तरफ सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होने आज से जा रही है, लेकिन सुबह सुबह ही हमने तमाम हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हैं, वो कानपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, अमेठी हो, जहां पर हादसे भी हुए हैं और हादसे लगातार हो रहे हैं। अब मकसद सड़क सुरक्षा सप्ताह का यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। किस तरीके से आज से इसका शुभारंभ होगा, किस तरीके से आगाज किया जाएगा, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में यहाँ पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। दस्तबे चौराहे पर है, तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बाइक रैली की तैयारी है लोगों को जागरूक करने के लिए। आप हमारे कैमरा सहयोगी हैं, वो तस्वीरें आप सीधे दिखाएंगे। देखिए एक तरफ तो ये मंच बनाया गया है जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होगा, जहाँ पर परिवहन मंत्री जो अपना उद्बोधन देंगे। जो परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हैं राजेश सिंह, वो भी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए एक तस्वीर, ये जो बाइक रैली यहाँ से निकलेगी, आप देख सकते हैं महिला पुलिस जो है वो पिंक पेट्रोल जो स्कूटी लखनऊ पुलिस की है उस पर मौजूद है, और उसके पीछे की तरफ अगर हम देखें तो या आगे की तरफ देखें तो जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं वो मौजूद है। और एक चीज आप इसमें खास और देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी इस रैली में शामिल हो रही हैं, उन सभी ने जो पीछे की तरफ सवारी बैठी है उसने भी हेलमेट लगाई हुई है। यानी ये एक मैसेज देने की कोशिश कि जो यात्री जो लोग पीछे भी बैठते हैं टू व्हीलर पर, वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से जागरूकता करने का जो काम है वो किया जाएगा। 24 तारीख तक ये पूरा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप पीछे देख सकते हैं कि ये महिला पुलिस, और इसके बाद पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी है वो बाइक्स पर अपनी सवार है। यहाँ से ये रैली निकाली जाएगी। अब से कुछ देर में 7:30 बजे यहाँ पर परिवहन मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद उनका यहाँ पर भाषण होगा, जिसके बाद इस रैली को रवाना किया जाएगा। देखिए अगर हम पूरे देश की जीडीपी की बात करें तो परिवहन विभाग के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि देश की जीडीपी का 3 से 5% हिस्सा जो है वो जाता है इन सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर खर्च होता है। तो ऐसे में सड़क की जो दुर्घटनाएं हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यही एक उद्देश्य है हर साल जिसे लेकर ये कार्यक्रम किया जाता है। और इस बार बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा यहाँ पर, और लोगों को बताया जाएगा इन 7 दिनों के दौरान। स्कूल कॉलेज में भी मैसेज दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या क्या ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना है। जैसे अमूमन भी देखा जाता है कि लोग आज भी हम देखते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में अगर एक्सीडेंट की स्थिति आती है तो घायल भी होते हैं और अप्रिय घटनाएं भी हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आप अगर थोड़ा सा जागरूक हो तो कैसे बच सकते हैं, नियमों का ज्ञान ना होना। ठीक है शैलेश, वहाँ पर कोई अधिकारी अगर मौजूद है, हालांकि अभी बहुत जल्दी है अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हैं, अगर टूल से बातचीत कीजिएगा और जानिए किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं तमाम हो रही हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है, किस तरीके से बताया जाएगा, बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, हम चल रहे हैं। परिवहन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं राजेश सिंह जी, वो आ चुके हैं और अभी अभी सामने जो पंडाल है वहां पर गए, उनके पास ही चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्योंकि इस विभाग में अगर मंत्री की बात देखें तो देखिए मुखिया वही है जो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके अलावा यहाँ पर परिवहन आयुक्त, ARTO, पुलिस विभाग के अधिकारी, जो ट्रैफिक पुलिस से जुड़े अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं। और यहाँ पर सीधे हम लोग चलते हैं। राजेश सिंह जी हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा दूरी पर बैठे हुए हैं इस समय, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या रूपरेखा रहेगी इस पूरे कार्यक्रम की, क्या प्रारूप रहेगा इस पूरे कार्यक्रम का। अभी अभी वो भी यहाँ पर पहुंचे इस समय, और देखिए बस हम उनके पास पहुंच गए और उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से लोगों को जो जागरूक करने का काम है वो किया जाएगा यहाँ पर। जी राजेश सिंह जी प्रमुख सचिव है विभाग के। सर, आज से जो जागरूकता के लिए कार्यक्रम आप लोग शुरू कर रहे हैं, किस तरह से रहेगा, इस पूरे हफ्ते क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए हमारा जो, एक मिनट, मंत्री से पूछते जरा अच्छा था। ऐसा है कि हमारा जो रोड सेफ्टी का एस्पेक्ट है इसकी पॉलिसी बनी हुई है, और हम लोग पॉलिसी है बोलते हैं 4E पॉलिसी है। फर्स्ट E इज एजुकेशन, सेकेंड E इज एनफोर्समेंट, जो हमारे विभाग के अधिकारी या गृह विभाग के जो ट्रैफिक के अधिकारी करते हैं। थर्ड E इज इमरजेंसी केयर, कि एक्सीडेंट हो भी तो गोल्डन आवर में जो घायल है, विक्टिम हैं, वो पहुंच जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और चौथा E जो है वो है इंजीनियरिंग ऑफ रोड। जो हमारी सड़कें हैं कहीं कहीं पे बहुत शार्प टर्न होती है या रोड की इंजीनियरिंग थोड़ी डिफेक्टिव है, ब्लैक स्पॉट हम चिन्हित करते हैं, जहां पिछले मान लीजिए 1 साल में 5 से अधिक मौतें हुई हैं। वैसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके जो रोड की इंजीनियरिंग को रीडिजाइन करते हैं हम लोग। तो ये 4E की कार्यवाही चलती है हमारी सालों भर। ये जो विशेष जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है जो हम लोग 4 बार करते हैं साल में, उसमें हम लोग एनफोर्समेंट को थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाई करते हैं। और अगर 1-2 साल में देखें क्या असर देख रहे हैं इसका, क्या दुर्घटनाओं में कमी आई? बिल्कुल आई है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फैटेलिटीज की, कि रोड एक्सीडेंट में मौतें कितनी होती थी
तो अगर हम 2019-20 को बेस ईयर माने, क्योंकि तब तक जो कर्व है बढ़ता गया है एक्सीडेंट का, इंजर्ड पर्सन इन एक्सीडेंट और फैटेलिटी जो आदमी मरे हैं, 20 में बहुत बड़ा डाउनस्लाइड कर्व आया है। उसका थोड़ा कारण एट्रीब्यूट लोग कर सकते हैं कि कोविड था, पहला लहर था, 3 महीने गाड़ियां बहुत ही नहीं चली तो उसके कारण आया, लेकिन केवल इतना ही कारण नहीं था। हम लोगों का जो A4E की पॉलिसी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड सेफ्टी काउंसिल ने प्रतिपादित किया था वो रंग दिखाया है। और अगर हम 21-22 की बात करें तो 21-22 में लॉकडाउन गाड़ियों का नहीं हुआ है, लेकिन 22,500 की फिगर 21,000 पे आई है। तो जो एक कर्व ऐसे चल रहा था ओवर लास्ट 5-10 ईयर्स वो अब ऐसे आ गया है। और मेरा मानना है कि जन जागरूकता से ही इस पे बहुत काबू पाया जा सकता है, बाकी चीजें तो सस्टेन वे पे नहीं चलाई जा सकती। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला आना है। सुनवाई लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होगी या नहीं, इस पर आज तस्वीर साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ आज सुबह 10 बजे आशीष की जमानत रद्द किए जाने की याचिका पर फैसला सुना सकती है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की बात कही थी, टिप्पणी की थी और जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज बड़ा दिन है इस मामले में और देखिए कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे और आशीष की जमानत याचिका पर आज फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे इस पर फैसला करेगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने अपने गांव बनवीरपुर में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा तिकोनिया हिंसा कांड का मुख्य आरोपी है और फिलहाल जमानत पर रिहा है। आशीष मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो हुई है, जो फैसला सुरक्षित रखा गया, उस पर फैसला सुनाएगा। क्या लग रहा है, क्या होगा और कितने बजे फैसला आ सकता है? देखिए, अगर बात की तो 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी, उसके बाद ये फैसला आ सकता है। क्योंकि अगर बात की तो इस मामले में पूरी तरीके से सुनवाई हो चुकी है। जो बचाव पक्ष है उसने भी अपना पूरी तरीके से दलील रखी है और पीड़ित पक्ष उसने भी अपनी पूरी तरीके से दलील रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलील सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, जो कि आज अब जजमेंट सुनाने जा रहा है। देखने वाली बात महत्वपूर्ण ये होगी कि जिस तरीके से जो एसआईटी नियुक्त है उसने साफ तौर पर कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से जो तमाम सारे गवाह है इस पूरे केस में उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उनको किसी तरीके से आशीष मिश्रा से खतरा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा के रखी है। तो देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करता है या फिर हाई कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू करता है। ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास फिर से लौट करके आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे सुना सकता है फैसला, ये अविनाश भी बता रहे थे। तो 10 या 10:30 तक पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। तिकोनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत अब देखिए रद्द होगी या फिर क्या होगा, इसको लेकर पूरी तस्वीर आज साफ होगी। और आजम खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज यतीम खाना मामले से जुड़ी सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में आजम खान पर भैंस चोरी का आरोप है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आजम खान और उनके समर्थकों पर भैंस चोरी के अलावा लूटपाट और मारपीट जैसे भी आरोप लगे हैं। और यतीम खाना प्रकरण के कुल 9 मामले रामपुर कोतवाली थाने में दर्ज हैं। इस मामले में भी आज अहम दिन है। देखिए, भैंस चोरी और इसके साथ ही लूटपाट और मारपीट के भी आरोप लगे थे आजम खान और उनके समर्थकों पर। कुल 9 केस कोतवाली में दर्ज हैं और यतीम खाना ये प्रकरण पूरा है। आपको बताएं कि आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और एक और यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं भू माफिया और अवैध निर्माण के खिलाफ जमकर बुलडोजर भी चल रहा है। तो वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिल्कुल,
जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई पर रोक की मांग की है और इसमें केंद्र, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात सरकार को पार्टी बनाया गया है। आपको ये भी हम बता दें कि हिंसक मामलों के आरोपियों के घर यूपी, एमपी और गुजरात में बुलडोजर चला है। बुलडोजर के खिलाफ याचिका, क्या बड़ी बातें हैं। हिंसा के मामलों के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने का ये पूरा मामला है और बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा के मामलों के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने को लेकर अब गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया है। इस पर भी लगातार नजर रहेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर एमपी में भी, गुजरात में भी लगातार जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ ये रोक की मांग की गई है। और कानपुर में वीएचपी की ओर से रामोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता और साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई, जहां मंच से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान कर दिया। साध्वी ऋतंभरा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू समाज अब 4 संतानों को जन्म दे, 2 बच्चे परिवार के लिए हों और 2 बच्चे राष्ट्र यज्ञ में योगदान दें। देखिए, एक बार फिर से इस तरीके की मांगे उठाई गई हैं और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा करें हिंदू परिवार, ये अपील की है साध्वी ऋतंभरा ने। हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मंचों से इस तरह की बातें उठती रही हैं, आप जानते हैं। और साध्वी ऋतंभरा से पहले किसने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, स्वामी गोविंद देव गिरीश महाराज के अलावा शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती और महंत यति नरसिम्हानंद के इस तरीके के बयान पहले सामने आ चुके हैं। इन तमाम साधु संतों, नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए हैं कि हिंदू परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करे, कुछ परिवार की सेवा के लिए हों और जबकि कुछ बच्चे राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान दें, अपनी भूमिका दें। 2 बच्चे पैदा